नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी आपकी जीएसटी बुकलेट यानी सार संग्रह। इस बुकलेट का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, सबसे पहले आपको बताना चाहिए। तो ये विश्लेषण कर रहे थे दोस्तों हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे, हम एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल आता है कि जीएसटी बुकलेट की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी दोस्तों। तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई, काफ़ी दिन हो चुके हैं टेलीग्राम पर डाले हुए, लगभग एक सप्ताह होने वाला है टेलीग्राम के ऊपर डाली हुई है। और टेलीग्राम का नाम है दोस्तों अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। क्या नाम है अपना, पेपर एनालिसिस पॉइंट। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट, चाहे आपकी सब्जेक्ट की बात करें तो चाहे आपके लेवल 1 की भी बुकलेट यानी जीएसटी डाल दी गई है कंप्लीट, चाहे आपके लेवल 2 की बात करें दोस्तों, लेवल 2 के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट की यानी एसएसटी की, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये 5 सब्जेक्टों की पोस्ट आई हुई है। इन पाँचों की जीएसटी अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है दोस्तों। लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं जीएसटी डाले हुए। आप एसटी प्रिंट में डाली हुई, यहाँ से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, साथ साथ यदि पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। जैसे आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे सभी सब्जेक्ट के अंदर 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन की एक बार जीएसटी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपको अन्य कम्पिटेटिव जो आपके साथी है उनसे आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों की जीएसटी पढ़ लेना, क्योंकि रिवीजन के तौर पर आप देखोगे तो बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन कर सकोगे दोस्तों। शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें तो वैसे उपागम वगैरह हम पहले बहुत ही शानदार तरीके से हमने किया है। चाहे सहायक सामग्रियाँ देखो, जो कॉमन सिलेबस है तो वो सारा हमने कंप्लीट किया था एमसीक्यू माध्यम से, कलाम बुकलेट के माध्यम से, जिसकी क्लास से भी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हो। 1 घंटे के अंदर आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। चाहे सहायक सामग्री का देखो, चाहे उपागम का देखो, तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल से लंबी क्लास है, क्योंकि पूरा कंटेंट यानी पूरी बुकलेट यानी बात करें तो पूरी बुकलेट करवाने का प्रयास किया गया था। और ये एक तरह से देखिए तो कलाम की बुकलेट ऑथेंटिक बुक पर आधारित होती है। तो सारी की सारी बुकलेट आपको करवाई गई है एमसीक्यू के माध्यम से, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी बुकलेट की, तो क्लास कौन सी है अपनी। तो सबसे पहले बात करें अपनी क्लास, आज अपनी 5वीं है। तो इससे पहले अपनी 4 क्लास हो चुकी है कंप्लीट। कितनी हो चुकी है दोस्तों, अपनी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इन 4 क्लास की बात करें तो ये इस बुकलेट की बात करें जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस बुकलेट के अंदर आपका 30 क्वेश्चन का मैटर दिया हुआ है। यानी जो आपके 80 क्वेश्चन का कॉमन सिलेबस की बात करें, 80 क्वेश्चन का मैटर है, उसमें से 30 क्वेश्चन का मैटर ये बुकलेट कवर करती है। कितने क्वेश्चनों का, 30 क्वेश्चनों का मैटर कवर करती है। इसके अंदर दोस्तों लगभग हम 9 से 10 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। वैसे देखें 9 से 10 टॉपिक का हम रिवीजन कर चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से, यानी इस बुकलेट के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इन 4 क्लासों के माध्यम से। यदि शॉर्ट में आप सुनना चाहो तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम आरटीआई एक्ट 2011 कर चुके हैं, नियमावली 2011 कर चुके हैं दोस्तों, निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कर चुके हैं, एसएमसी कर चुके हैं, एसटीएमसी कर चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों हम आपके प्रबंधन के सिद्धांत हम कर चुके हैं। इसके बाद में हमने एनईपी 2020 हम कर चुके हैं कंप्लीट, आपके एनईपी 2020 हो चुका है। शिक्षण के नवाचार अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो पहले थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोरोना काल में नवाचार आए वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों हम आपके जो नवीनतम नवाचार है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपकी बाल कल्याणकारी योजनाएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हर शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे बाल कल्याणकारी योजनाओं से, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे आपके पुरस्कार हो, बाल कल्याणकारी टॉपिक आता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना मैटर हम इस बुकलेट का कंप्लीट कर चुके हैं। कितनी क्लासों के माध्यम से दोस्तों, 4 क्लासों के माध्यम से। आज बात करते हैं दोस्तों अपनी क्लास नंबर 5 है। तो कल वाली क्लास हमने देखी थी क्लास नंबर 4 के अंदर, तब मैंने आपको बोला था ये टॉपिक हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम था दोस्तों राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। तो आज हम करेंगे सबसे पहले राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य करेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक तो आज हम करेंगे। इसके बाद हम दोस्तों हम दूसरा टॉपिक करेंगे आईसीटी, हम शुरू कर देंगे। आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों शानदार तरीके से, हार्डवेयर तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, लगभग हम बात करें तो लगभग हम 57 से 58 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या के साथ। तो आपको साथ साथ आपको आंसर भी देने, आपके कितने सही होते हैं वो भी देखने, क्योंकि आपकी एग्जाम अब लगभग मानो 13 दिन शेष मानो, क्योंकि लास्ट के 2 दिन आप छोड़ सकते हो। तो इन 13 दिनों के अंदर आप कितना कवर कर सकते हो, कितने आपके सही हो रहे हैं, कहाँ पे कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। यदि एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ आंसर देते हो, यदि वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो दोस्तों साथ साथ एक पेज रखो, उस पेज में रखो कि ये क्वेश्चन अपना गलत हुआ है, तो उस टॉपिक को सबसे पहले फटो, दोबारा जाके रीडिंग मारो उसकी, तब जाके आप एक अच्छी तरह से अपना विश्लेषण कर सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का। लास्ट टाइम में एमसीक्यू क्यों निकालने को बोलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों निकालने को बोलते हैं, क्योंकि यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे और यदि आपका वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले वो टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी होता है जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। साथ साथ जो टॉपिक आप क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो टेस्ट के अंदर वो टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तभी आप अपना अच्छे से आकलन कर सकते हो, एक एग्जाम में अन्य कम्पिटेटिव साथियों से एक कदम आगे चल सकते हो। ठीक है, स्मार्ट सोच
यानी स्मार्ट तरीका भी आपको अपनाना पड़ता है एग्जाम के अंदर। बाकी थ्योरी सभी पढ़ते हैं, रटते सभी हैं, ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम के अंदर रटना भी बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सारे काम करना बहुत जरूरी होता है, तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। अब एग्जाम के अंदर जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ साथ लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट के अंदर जरूर बताइए अब तक ये आपकी क्लासों के माध्यम से कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप कमेंट के अंदर बताया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेहतरीन क्लास यानी आगे उम्मीद 10 दिनों के अंदर और ज़्यादा बेहतरीन आपको करें। वो टॉपिक मैं पहले कर रहा हूँ, जैसे ICT में पहले लेके आऊँ सामान्य ज्ञान की बजाय, क्योंकि सामान्य ज्ञान की बात करें हम 3 बार रिवीजन कर चुके हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जैसे हम नाथ एप्लीकेशन के MCQ कर चुके हैं, कलाम के MCQ कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर चुके हैं हम सारे के सारे, जैसे प्रतीक चिन्ह हो, चाहे अनुसंधान केंद्र हो, चाहे नगर और स्थल हो आपके, चाहे धार्मिक स्थल हो, ठीक है, चाहे उद्योग हो, चाहे आपकी जन कल्याणकारी योजना हो, तो ये सारे टॉपिक कर चुके हैं सामान्य ज्ञान के। तो इस बुकलेट का जो आपका दे रखा है ना सामान्य ज्ञान, ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो ये 2 बार कर चुके हैं पहले। तो इन टॉपिकों को करना जरूरी है। जैसे ICT आपका हमने 1 बार कंप्लीट कर चुकी है ICT कलाम टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब आप इन टॉपिकों को रिवीजन कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछ जाता है। तो यहाँ से यदि इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इन टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे व्हाट्सएप के साथी है वो मैसेज करते रहते हैं कि सर ये टॉपिक कराओ, ये टॉपिक कराओ, जो अपने पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं शुरू से, उनके अनुसार मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों। तो कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की। तो ये तो टॉपिक था आपका शैक्षणिक परिदृश्य, आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके साथ दोस्तों हम सूचना प्रौद्योगिकी की हम शुरुआत कर देंगे, और सूचना प्रौद्योगिकी हम दोस्तों हार्डवेयर तक हम कंप्लीट करेंगे। एक क्लास हार्डवेयर तक हो जाएगी, और अगली क्लास यानी कल वाली क्लास की मैं आज ही बता देता हूँ, कल पढ़ लेना, क्योंकि कल हम MCQ करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन करने वाले दोस्तों कल आपकी ये क्लास होगी, और शायद कल ही हो सकता है कल बड़ी क्लास ले कम से कम 2.5 से 3 घंटे की, तो सूचना प्रौद्योगिकी हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा विचार है कि लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, तो लंबी क्लास लेंगे तो ये 2-3 टॉपिक है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास के माध्यम से पूरा सल्टा दें, सामान्य ज्ञान को भी कर दें, और दूसरी बुकलेट आपके शैक्षणिक परिदृश्य वाली टॉपिक है, जैसे 10 क्वेश्चन की बात करें, हर सब्जेक्ट के अंदर 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके शिक्षण विधियों से, तो जो कॉमन टॉपिक है उनको एक बार दोबारा रिवीजन करवा दें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ये मेरा विचार है, यानी मेरा थॉट है, तो आपको बता देता हूँ। तो इस टॉपिक को कल पढ़ लेना दोस्तों, पहले बता देता हूँ। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका 1993 में स्कूल शिक्षा विभाग का विभाजन किस आधार पर किया गया। 1993 में स्कूल शिक्षा विभाग का विभाजन किस आधार पर किया गया। ग्रामीण और शहरी स्कूलों के आधार पर, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्देशालय बनाकर, शिक्षक और छात्र वर्ग के आधार पर, राज्य और जिला स्तर पर। तो दोस्तों 1993 में स्कूल शिक्षा विभाग का विभाजन किस आधार पर किया गया था, वो किया गया था दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्देशालय बनाकर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम स्कूल शिक्षा की संरचना, स्कूली शिक्षा की संरचना की बात करते हैं। स्कूली शिक्षा की संरचना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। संरचना की बात करें दोस्तों तो कितने भागों बांटा गया दोस्तों, 2 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर आपके, 2 भागों के अंदर। अब 2 भाग कौन कौन से, ये तो दोस्तों आपके प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा। ये कौन सा दोस्तों आपका माध्यमिक शिक्षा, कौन सा आपका माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक दोस्तों। इन दोनों का भाग क्या आता है दोस्तों, किस के अंदर आते हैं आपके, स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं दोनों विभाग। किसमें आते हैं आपके, स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर आती है दोस्त। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद नीचे कौन आता है दोस्तों, आपका प्रबंधन एवं प्रशासन आता है, आपका प्रबंधन एवं प्रशासन। फिर आते हैं दोस्तों आपका स्कूल शिक्षा विभाग आता है आपका, जिसके अंदर आपके शिक्षा मंत्री आ जाते हैं, सचिवालय स्तर पर शासन सचिव आ जाता है, निदेशालय स्तर पर आपका निदेशक आ जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों आपकी, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं आपके दोस्तों, शिक्षा मंत्री होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों आपके, शिक्षा मंत्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा मंत्री लास्ट टाइम आपके 2022 के अंदर भी पूछा गया था, स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों शिक्षा मंत्री होता है अपना, ठीक है, जैसे मदन दिलावर वर्तमान में है। और सचिवालय स्तर पर बात करें दोस्तों, सचिवालय स्तर पर कौन होता है आपका, बताओ भाई, शासन सचिव होता है। कौन होता है आपका, शासन सचिव।
तो याद कर लेना दोस्तों, सचिवालय स्तर पर शासन सचिव होता है। फिर दोस्तों निदेशालय स्तर पर बात करें आपकी, निदेशालय स्तर पर कौन होता है दोस्तों, आपके निदेशक होते हैं। कौन होता है आपका, निदेशक होता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसे निदेशालय स्तर पर दो भागों में बांटा गया इसको। कितने भागों में, दो भागों। कब बांटा था, 1997 के अंदर। कौन कौन से दोस्तों, आपके प्रारंभिक और आपके माध्यमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये तो क्वेश्चन पूछा था मैं, ये तो क्वेश्चन पूछा था मैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो देखो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें, एक तो राजकीय संस्थाएं होती है, एक होती है आपकी स्वायत्त शासित संस्थाएं। तो हमें पूछा है कि स्वायत्त शासित संस्थाओं में शामिल कौन सी हैं। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की बात करें तो ये आपकी किसमें है दोस्तों, आपके राज्य की संस्थाएं हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की बात करें तो ये भी किसमें आता है दोस्तों, आपका राज्य संस्था के अंदर आता है। आपका राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है, ये किसमें आती है दोस्तों, स्वायत्तशासित संस्था के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर, तो ये भी किसमें आता है दोस्तों, राज्य संस्था। तो बात करते हैं दोस्तों राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग को दो भागों में बांटा गया है। ये संस्था कौन सी है आपकी तीनों, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ये संस्था तो कौन सी है आपकी, राजकीय संस्था है, राजकीय संस्था है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वायत्त संस्था कौन सी है, राज्य की संस्था कौन सी है, तो आपकी निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर, ये तो कैसी आपकी राज्य की संस्था है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और है दोस्तों आपका निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान। चौथी राज्य की संस्था कौन सी है दोस्तों आपकी, वो आपकी निदेशालय साक्षरता, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, सतत शिक्षा राजस्थान, ये भी कैसी है, राज्य की संस्था है। और यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं दोस्तों आपके स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्था पूछा जाता है। जैसे इस प्रकार का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर पूछा गया कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो ये से पूछ लिया, ये 3 दे दिया आपकी राज्य की संस्थाएं और 1 दे दिया आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं। तो स्वायत्त शासी संस्थाओं की बात करें, एक तो आ गया आपकी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, इसके अलावा दोस्तों आपके राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, शिक्षा कर्मी बोर्ड कहाँ पर है दोस्त, अपना जयपुर के अंदर है। ये भी किसमें आती है, स्वायत्त शासी संस्था है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। दूसरा दोस्तों अपन दूसरे की बात करें तो आ जाता है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, ये भी कहाँ पर अपना जयपुर के अंदर दोस्त। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरी संस्था कौन सी जगह आपकी, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। तो ये 4 संस्थाएं बताई हमने, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। ये कौन सी संस्था है दोस्तों, आपके स्वायत्त शासित संस्थाएं। तो आप देख लेना, राज्य की संस्थाएं बता दी मैंने, स्वायत्त शासित संस्था बता दी किसकी, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासित संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, वो देखा हमने प्रारंभिक शिक्षा विभाग का। आप देख रहे हैं दोस्तों आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासित संस्थाओं में निम्नलिखित कौन है। तो देखो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात करें, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, ठीक है। एक तो ये उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, तो ये भी नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी आपकी स्वायत्तशासित संस्था है, किस स्तर पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, देखो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, इन तीनों संस्थाओं की बात करें दोस्तों तो ये कैसी है आपकी माध्यमिक स्तर पर, ये आपकी राजकीय संस्था है। किस संस्था है आपकी, राजकीय संस्था है। अभी देखा हमने 1997 के अंदर 2 भागों के अंदर बांटा हमने, 1997 में कितने भागों में बांटा हमने, 2 भागों में, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की बात करिए, ठीक है, तो शिक्षा विभाग की बात है, उसको 2 भागों में बांटा, उसके अंदर राज्य की संस्था बनाएगी और स्वायत्तशासित संस्था बनाएगी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर भी स्वायत्तशासित संस्था बनाएगी और राज्य की संस्था बनाएगी। आप देखो राज्य की संस्था की बात करें सबसे पहले, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है दोस्त, बीकानेर के अंदर।
उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान राज्य संस्थान है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, ये भी कैसी है दोस्तों आपकी राजकीय संस्था है। इसके अलावा दोस्तों एक और आपकी, तीन तो ये होगी, चौथी कौन सी है दोस्तों आपका शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ये भी माध्यमिक स्तर पर कैसी संस्था है दोस्तों आपकी राज्य संस्था है। और पांचवी कौन सी है दोस्तों आपके राज्य संस्था राजकीय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, ये लास्ट टाइम पूछा भी गया था कि राजकीय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, तो ये भी स्वायत्त शासित संस्था है, राज्य संस्था है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, कहाँ पर दोस्तों बीकानेर के अंदर, कहाँ पर आपकी बीकानेर के अंदर। तो ये 5 संस्थाएं कौन सी आपकी राज्य की संस्था है, कौन से स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो आप देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वायत्त शासी संस्था की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए तब आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों एक तो हो गया आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरे की बात करें यानी पहले की बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये भी माध्यमिक स्तर पर कैसी है दोस्तों आपकी स्वायत्त शासित संस्था है। इसके अलावा दोस्तों आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, तीसरी स्वायत्त शासित संस्था की बात करें बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है। 4 हो चुकी है वैसे देखें तो, पांचवी कौन सी है जैसे यहाँ पर चौथी, यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड, पांचवी की बात करें दोस्तों आपकी तो राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स, राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड। तो ये पांचवी संस्था कौन सी है दोस्तों आपकी स्वायत्त शासित संस्था है, कौन से स्तर पर माध्यमिक की शिक्षा विभाग के अंदर, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों चीजें देखी हमने, राज्य संस्था देख ली हमने और स्वायत्त शासित संस्था देख ली। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखो, राजस्थान में राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का अध्यक्ष कौन होता है, बताओ भाई। राजस्थान में राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा मंत्री या निदेशक RSCERT। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके प्रमुख शासन सचिव, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रमुख शासन सचिव होता है। और स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष नोट लगा के याद कर लो दोस्त, स्कूल विभाग का अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्त, तो इसका अध्यक्ष होता है आपका शिक्षा मंत्री। कौन होता है आपका शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में कौन है दोस्त आपके, वर्तमान में आपकी मदन दिलावर, मदन दिलावर साहब, ठीक है। मदन दिलावर जी वर्तमान में अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अभी देखा हमने दूसरा, देखा हमने दूसरी स्टेप देखो सचिवालय स्तर पर, शुरू के अंदर बताया था आपको। सचिवालय स्तर पर बात करें तो कौन होता है दोस्तों अध्यक्ष इसका, प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है दोस्त आपके प्रमुख शासन सचिव। तीनों क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सीधे ही पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ठीक है। तो हो सकता है इस बार सचिवालय स्तर पर पूछ ले या ऐसे पूछ ले कि राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रमुख शासन सचिव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT को किस वर्ष पुनर्गठित कर वर्तमान नाम दिया गया, बताओ भाई किस वर्ष पुनर्गठित कर वर्तमान नाम दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन पर 1963, 1978, 1986, 2018। तो वर्तमान नाम दिया गया था दोस्तों आपका 14 अगस्त 2018 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले
आई खोला गया था आपका, SIE की बात करते हैं, कहाँ पर खोला गया था दोस्त, उदयपुर के अंदर। यानी गठन की बात करते हैं, गठन किस प्रकार से होता है, संरचना देख लो। सबसे पहले SIE की गठन किया गया था कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। कब, 1963 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों, ये 1963 के अंदर किया गया था दोस्तों। किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों, इसके बाद में एक समिति आई दोस्तों, ये समिति पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। समिति आई दोस्तों प्रोफेसर RC मेहरोत्रा, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति। इस समिति के अनुशंसा अनुसार, यानी इसके सिफारिश पर, सरल भाषा में समझना चाहिए, इसकी सिफारिश पर गठन किया गया दोस्तों आपका किसका, SIE का, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसके स्थान पर किसका स्थान किया गया भाई, SIERT का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर, आपकी प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। कब, ये डेट याद कर लेना दोस्तों, इसका गठन किया गया था आपका 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1978 को इसका गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई SIERT कब, 1978 के अंदर। किसके अभिशंसा के अनुसार, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, इसके स्थान पर। इसके बाद हम दोस्तों आपके RSCERT का गठन किया गया, RSCERT का गठन किया गया कब दोस्त, 14 अगस्त 2018 को। तो यहाँ पर सीधी सीधी डेट ही पूछी जा सकती है आपको, तो ये भी याद कर लेना दोस्तों। 14 अगस्त 2018 को SIERT का पुनर्गठन कर इसका नया नाम क्या रखा गया दोस्तों, RSCERT रखा गया, यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों इसका, देखो यहाँ पर SIE का मुख्यालय कहाँ पर था, उदयपुर, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर होगा दोस्तों, उदयपुर के अंदर। तो सीधा की चुनाव का पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, RSCERT का मुख्य कार्य क्या है, RSCERT का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, केवल स्कूलों में इमारत निर्माण करना, विद्यालय शिक्षा के लिए शैक्षिक नीति, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना, केवल शिक्षक भर्ती कराना दोस्तों, शिक्षक भर्ती नहीं करवाता है, परीक्षा का आयोजित भी नहीं करवाता है, स्कूलों को इमारत का निर्माण करवाना नहीं है। RSCERT का मुख्य कार्य दोस्तों आपके विद्यालय शिक्षा के लिए शैक्षिक नीति, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। सिलेबस के यानी पाठ्यचर्या या मूल्यांकन की बात करें, कौन सी कक्षा के लिए करता है दोस्तों, पाठ्यक्रम का निर्माण कक्षा 1 से 12 तक, 12 तक पाठ्यक्रम का निर्माण करता है सीधा। ठीक है, और पाठ्यक्रम का निर्माण यानी पुस्तकीय छाप को किसको देता है दोस्तों, RSTB को देता है, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को दे देता है, जयपुर को, फिर वो उसका क्या करता है दोस्तों, आपका वितरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीट 2022 में फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्त, क्या पूछी गई थी, फुल फॉर्म। डाइट की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सीधा की चुनाव का पूछा गया था दोस्तों नीट 2022 के अंदर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल स्कूलों में भवन निर्माण नहीं दोस्त, केवल स्कूलों में भवन निर्माण नहीं है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के कर्मियों को प्रशिक्षण देना, बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाना नहीं, केवल पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना। तो पाठ्य पुस्तकों का वितरण कौन करती है दोस्तों, RSTB करती है। पाठ्य पुस्तकों का वितरण कौन करती है, राजस्थान राज्य टेक्स्ट बुक बोर्ड करता है वितरण, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक शिक्षक एवं प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना। प्राथमिक शिक्षक एवं प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना ही डाइट का मुख्य कार्य है दोस्तों। यहाँ पे याद कर लेना नोट। डाइट की परिकल्पना कब की गई थी दोस्तों, परिकल्पना की गई थी 1986 की शिक्षा नीति में। ठीक है, सीधा सीधा पूछे कि डाइट की परिकल्पना सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1986 की शिक्षा नीति में की गई थी। फर्स्ट ग्रेड में आपका क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ ही करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। प्रथम चरण की स्थापना, प्रथम चरण में स्थापना की बात करें दोस्तों 1987-88, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड हेतु नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। नोडल एजेंसी किसकी है दोस्तों? ये भाई नोडल विभाग के रूप में किसमें काम करता है? कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा करवाता है। कक्षा 5 व कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा, बोर्ड हेतु किसको नोडल बनाया गया दोस्तों? आपका डाइट को नोडल बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड PSER का मुख्यालय वर्तमान में है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की बात करें फुल फॉर्म की, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजमेर के अंदर। देखो दोस्तों, जब हम आज़ाद होते हैं तब बात करते हैं एकीकरण के दौरान सबसे पहले BSER की स्थापना की बात करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि BSER यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1957 को। कब हुई थी? 1 अगस्त 1957 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों स्थापना? जयपुर। फिर आप जानते हो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों, मुख्यालय की बात करें 1 जनवरी 1961 को, 1 जनवरी 1961 को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों? अजमेर। दोनों चीज़ें आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। तो सीधा पूछे कि स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अगस्त 1957 को हुई थी। और अजमेर में स्थानांतरित कब हुई? तो 1 जनवरी 1961 को, 1 जनवरी 1961 को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। कार्य की बात करें तो आपके सभी को पता है स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य करता है। ठीक है, कार्य भी पूछ ले जाते हैं। तो स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य मान्यता कौन देता है दोस्त? BSER देता है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ही देता है। ठीक है, परीक्षाओं को, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन, बोर्ड परीक्षा कौन कराता है दोस्त? आपका BSER ही करवाता है। तो मुख्य रूप से आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जयपुर भी दे रखा था ऑप्शन के अंदर, लेकिन वर्तमान देखो यहाँ पर दिया क्वेश्चन के अंदर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपका अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTP की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1973 को, 1 जनवरी 1976 को, 21 मार्च 2005 को, 3 सितंबर 2020 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी दोस्तों 29 दिसंबर 1973 को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस रूप में हुई थी? यदि रूप पूछे कि 29 दिसंबर 1973 को किस रूप में हुई थी? एक स्वायत्त संस्था के रूप में, एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी दोस्त, रूप में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आई आपकी? औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आई दोस्तों? ये आई दोस्तों आपका 1 जनवरी 1976 को। लेकिन दोस्तों हमने पूछा है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यानी RSTP की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों स्थापना तो आपकी 29 दिसंबर 1973 को हो गई थी। इसलिए दोनों चीज़ें आपको बताना जरूरी है। यानी इसने काम करना प्रारंभ कब किया? एक तरह से साधारण भाषा में बात करें तो काम करना प्रारंभ किया दोस्तों आपके 1 जनवरी 1976 को। कब? 1 जनवरी 1976 को काम करना प्रारंभ किया गया। और RSTP की स्थापना हुई थी दोस्तों 29 दिसंबर 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कार्य क्या है दोस्तों आपका? कार्य की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पुस्तकों का मुद्रण या वितरण, पुस्तकों का मुद्रण व वितरण किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों? RSTP द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? RCSC का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर।
की पंजीकरण तिथि क्या है? 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1974, 21 मार्च 2005, 3 सितंबर 2020। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 3 सितंबर 2020। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आपका राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य का अंतिम क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS किस वर्ष स्थापित हुआ? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS किस वर्ष स्थापित हुआ दोस्त? 1 अगस्त 1993 को, 29 दिसंबर 1973 को, 21 मार्च 2005 को, 3 सितंबर 2020 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च 2005 को दोस्तों RSOS की स्थापना हुई थी, यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 21 मार्च 2005 को हुई थी। रीट 2022 में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आया था। देखो छोटे से 10 क्वेश्चनों के अंदर 3 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर 2022 के अंदर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका RSCRT का कार्य से संबंधित पूछा गया था। ठीक है, जो कार्य हमने लिखे थे ना वो पूछा गया था 4, यानी हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से बात करें शैक्षिक परिदृश्य से, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो एक बार फिर से रिविजन कर लेना सारा टोटल। एक तो आया था आपका RS, देखो 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। एक था आपका RSCRT, उसके कार्य से संबंधित था। ठीक है, जो कार्य मैं करवा चुका हूँ वो क्वेश्चन शायद मैंने लगाया नहीं, 4 हो गए। और एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका शिक्षा विभाग से, जो शिक्षा मंत्री वाला क्वेश्चन था ना वो पूछा गया था। शिक्षा मंत्री कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, सचिवालय स्तर पर यानी कौन इस अध्यक्ष है, और राजस्थान शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन है, एक क्वेश्चन आपका वो पूछा गया था। यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था आपका। तो अभी एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। ठीक है, कैसे लगी अभी तक अपनी रिवीजन क्लास कैसी लगी? क्योंकि मैंने डिटेल से इसीलिए करवाया क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका हर शिफ्ट में आएगा, यदि लास्ट टाइम 2022 को फॉलो करता है तो। ठीक है, बाकी ये नहीं कह सकता कि इसी से आएगा, लेकिन लास्ट टाइम यदि लास्ट पेपर 2022 को हम देखें तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य से। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए दोस्तों। तो क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन क्वेश्चनों की PDF अपने टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी दोस्त, टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। और टेलीग्राम का नाम दोस्तों अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। अब शुरू करते हैं दोस्तों हम अगला टॉपिक हम आज शुरू करने वाले दोस्तों ICT। क्या करने वाले? ICT। ये कल हो सकता था लेकिन 32 मिनट अपना ये टेबलेट चलता नहीं। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको क्लास के अंदर ही। तो कल का टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरुआत करें दोस्तों आपके सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करते हैं दोस्तों, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो सीधे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ICT का, सूचना संप्रेषण तकनीकी ICT से तात्पर्य क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी 2025 के अंदर। सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी ICT से तात्पर्य क्या है? केवल कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करना, सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित व साझा करने की तकनीक है। केवल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करना, केवल दूरसंचार सेवाएं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? सूचना संप्रेषण तकनीक यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य दोस्तों आपका सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाने, संग्रहित करने और प्रसारित व साझा करने की एक तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। और रीट 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका? रीट 2022 में पूछा गया था आपका ICT की फुल फॉर्म लेवल 1 की बात करें, इसमें पूछा गया था दोस्तों आपके लेवल 1 के अंदर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों आपका? आप सभी को पता है, 2 बार बोल चुका हूँ वैसे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? यानी सूचना प्रौद्योगिकी है कि प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है दोस्त? सूचनाओं का संग्रह करना, संप्रेषण एवं प्रोसेसिंग करना, केवल सूचनाओं का संग्रह करना नहीं, केवल सूचनाओं का संप्रेषण करना नहीं, सूचनाओं का मुद्रण एवं प्रकाशन करना नहीं दोस्त। सूचनाओं का संग्रह करना, संप्रेषण करना और प्रोसेसिंग करना ही सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट लगा कि याद कर लो दोस्तों, आपकी सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सूचना एवं संप्रेषण शब्द का, सूचना एवं संप्रेषण शब्द का विज्ञान शब्द की बात करें का सर्वप्रथम
सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था दोस्तों आपका? हुआ था दोस्तों 1950 के अंदर। कब हुआ था? 1950 में। कहाँ पर होता है दोस्तों? अपने अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख कार्यों की बात करें तो सूचनाओं का संग्रह करना है दोस्त, सूचनाओं का संप्रेषण करना है दोस्तों, सूचनाओं का प्रोसेसिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें कि प्रमुख घटकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर नेटवर्क, डाटा एवं कम्युनिकेशन। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विद्युत, इंटरनेट एवं प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली एवं यूजर, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एवं प्रिंटर। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर नेटवर्क, डाटा एवं कम्युनिकेशन ही प्रमुख घटक है किसके? सूचना प्रौद्योगिकी के। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख घटक की बात करें क्या हो जाएंगे आपके? हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यूजर यानी पीपल हो जाएंगे, नेटवर्क हो जाएगा, डाटा हो जाएगा एवं कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग मिस्टेक करके आते हैं। बताओ क्यों करके आते हैं? वो इस शब्द को भूल जाते हैं। जब प्रश्न पढ़ते हैं ना तब तो उनको याद रहता है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, और जब वो उत्तर देते हैं तब वो सोचते हैं कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, और आंसर लगा देते हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज के। किसके लगा देते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज के आंसर लगा देते हैं, और आपका क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना दोस्तों। हमें पूछा है कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ भाई, कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को, जॉन वॉन न्यूमैन को, लेडी एडा लवले को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, और चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है दोस्तों आपके कंप्यूटर के जनक के रूप में। यानी कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक तो है दोस्तों आपका चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर विज्ञान के जनक है दोस्तों आपके एलन ट्यूरिंग। दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। देखो, कंप्यूटर के जनक किससे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन को, या चार्ल्स बेबेज को? तो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्राम लिखने वाली महिला कौन थी? कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्राम लिखने वाली महिला कौन थी? चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया था इन्होंने। मैरी क्यूरी, अगस्ता एडा किंग यानी लेडी एडा लवलेक, रोजलिंड फ्रैंकलिन, ग्रेस होपर। तो वो थी दोस्तों आपका अगस्ता एडा किंग। ठीक है, लेडी एडा लवलेक। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसने सन 1833 के अंदर काम किया था दोस्तों। पहला प्रोग्राम कब लिखा था दोस्तों? 1833 के अंदर लिखा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का संबंध किससे? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का संबंध किससे? इनपुट डिवाइस से, आधुनिक कंप्यूटर की संरचना से, प्रोग्रामिंग भाषा से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आधुनिक कंप्यूटर की संरचना से संबंध है दोस्तों। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करें, अवधारणा की बात करें, यह अवधारणा दी किसने थी दोस्तों? अवधारणा के जनक की बात करें, कौन है दोस्तों आपके? वह है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने ये अवधारणा दी थी आपकी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किसके लिए? आधुनिक कंप्यूटर की संरचना के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? इनिक, EDS, AC, मार्क फर्स्ट, यूनिवॉक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था दोस्तों आपके मार्क फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M की स्थापना कहाँ की गई थी? IIT कानपुर, TIFR मुंबई, SISI कोलकाता, IISc बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपके? बात करते हैं आपके भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M की स्थापना की गई थी दोस्तों 1955 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों आपकी? 1955 के अंदर। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? ISI कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के बात याद कर लेना दोस्तों। नोट लगा के क्या बात याद करनी है आपको? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा था दोस्तों? आपका इनिक। कौन सा था आपका? इनिक। ये भी याद कर लेना क्योंकि एक लाइन आपकी क्वेश्चन नहीं बना शायद यहाँ पर आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट करें, जैसा कि कलाम बुकलेट के अंदर ICT के अंदर दिए हुए उन सभी पॉइंट्स टू पॉइंट एक एक पॉइंट दिए हुए सीधे सीधे क्या दिया हुआ, जैसे कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज है तो हमने MCQ के माध्यम से इन पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है। तो व्याख्या वाले क्वेश्चन नहीं है दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किस संस्था ने किया था? भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? आपका सिद्धार्थ का निर्माण किस संस्था ने किया था? DRDO ने, BHEL ने, ECIL ने, इसरो ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। तो ये क्या था दोस्तों आपका? ECIL ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित था। पूरा नाम पूछिए इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किस संस्थान ने किया था? तो ECIL द्वारा क्या किया था? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे याद कर लो कहाँ रखा गया ये। पहला जो डिजिटल कंप्यूटर है इसको कहाँ पर रखा गया था? ये रखा गया था आपका बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में। बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में रखा गया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह केवल इनपुट डिवाइस है, यह केवल आउटपुट प्रदान करता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, यह केवल गणना करता है दोस्तों। तो हमें पूछा गया कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है दोस्त? डाटा संकलन, विश्लेषण, संसाधन, इनपुट, आउटपुट एवं संग्रहण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य? भाई डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है? डेटा को केवल संग्रहित करना, कच्चे डेटा को एकत्र कर विश्लेषण करके अर्थपूर्ण सूचना में बदलना, डेटा को क्रमबद्ध करना, डेटा को उठाना। तो डेटा प्रोसेसिंग का तात्पर्य दोस्तों आपका कच्चे डेटा को एकत्र कर विश्लेषण करके अर्थपूर्ण सूचना में बदलना ही इसका प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त। डेटा सॉर्टिंग की प्रक्रिया, डेटा सॉर्टिंग आएगा। डेटा सॉर्टिंग की प्रक्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? डेटा को संग्रहित करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही डेटा सॉर्टिंग की प्रक्रिया का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन का क्या आपका देखो, माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये मैं बताना है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8086 था। चाहिए क्या भाई? विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 8086 था? नहीं दोस्त। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो वो था दोस्तों आपका इंटेल 4004। इंटेल 4004 नीट 2022 में पूछा गया था। इंटेल 4004 था और किसके द्वारा निर्मित था दोस्तों? 1971 के अंदर ये आया था। और किसने निर्माण किया था इसका?
टेड होप द्वारा निर्मित था। इंटेल 4004 वर्ष 1971 में टेड होप द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप इसका बताओ। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति 2000 में लॉन्च हुआ। तो दोस्तों आपके भारत का निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, तो भारत का कौन सा दोस्तों आपका माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा शक्ति 2000 में लॉन्च नहीं हुआ दोस्तों आपका, कब लॉन्च हुआ ये 2018 के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों आपके आईआईटी मद्रास द्वारा। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया था, नहीं दोस्त आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल 4004 1971 में टेड होप द्वारा विकसित किया गया था। और भारत का बात करें, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, उसका नाम है दोस्त शक्ति। क्या नाम अपना शक्ति है, और इसे वर्ष 2018 के अंदर आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रयोग होती थी। भाई तृतीय पीढ़ी कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रयोग होती थी, मशीन भाषा। तो मशीन भाषा की बात करें तो ये तो आपकी प्रथम पीढ़ी में आती थी। कौन सी पीढ़ी में थी आपकी, प्रथम पीढ़ी के अंदर थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फोर्ट्रान और कोबोल की बात करें दोस्तों, फोर्ट्रान और कोबोल की बात करें, इस भाषा का प्रयोग होता था दोस्तों आपका द्वितीय पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में आपकी, द्वितीय पीढ़ी के अंदर। हमें पूछा तृतीय पीढ़ी, तो सी प्लस प्लस भाषा का प्रयोग हुआ था कौन सी पीढ़ी के अंदर दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जावा की बात करें दोस्तों, तो सी प्लस प्लस इस भाषा का प्रयोग हुआ दोस्तों आपके पंचम पीढ़ी के अंदर, पंचम पीढ़ी के अंदर। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके रेट 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और आने की संभावना भी है दोस्तों। पीडीओ से कंप्यूटर के विकास क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर के विकास क्रम की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी प्रथम पीढ़ी। किसकी बात करते हैं हम, आपकी प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं। कब से कब तक थी दोस्तों, 1942 में आई थी आपकी, और 1955 तक, यानी 10 वर्ष थी। मुख्य तकनीक आपकी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, आपके वैक्यूम ट्यूब। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्टोरेज की बात करें, यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों स्टोरेज, और यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों तकनीक, ताकि पता रहे क्या लिख रहे हैं हम। स्टोरेज की बात करें दोस्तों, इसमें प्रयोग किया गया था आपके पंच कार्ड का, पंच कार्ड। और किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, आपके मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था स्टोरेज के रूम में। सीधा पूछेगी प्रथम पीढ़ी के रूम में स्टोरेज के रूम में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। भाषा की बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, आपकी मशीनी और असेंबली भाषा का। मशीनी आ सकता है या असेंबली भाषा का आ सकता है, सीधा पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों आपका इनिक, ठीक है, या आपका यूनिवेक। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल दीजिए। और इनिक के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो, पीछे क्वेश्चन आया था आपका, नोट लगा के मैंने लिखा है था कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, आपका इनिक था, जो पीछे हमने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया दोस्तों, नोट लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है इनिक का। दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं दोस्त, द्वितीय पीढ़ी। सबसे पहले आपको बताना चाहिए किस वर्ष तक थी, 1955 में आई थी दोस्तों, 1955 से 1964 तक। और दोस्तों इसे मुख्य तकनीक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, आपका ट्रांजिस्टर का। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों बात करें स्टोरेज के रूम में, तो मैग्नेटिक टेप तो थी दोस्तों, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, और मैग्नेटिक कोड डिस्क या डिस्क, इसका प्रयोग किया गया था। और बात करें भाषा की, तो दोस्तों भाषा थी आपकी फोर्टेन हो गई, आपकी कोबोल हो गई, और बेसिक हो गई। फोर्टेन, कोबोल और बेसिक। जिसे बात करें आपके एग्जाम्पल के रूप में IBM 1400, ठीक है। तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं दोस्त,
तृतीय पीढ़ी के अंदर प्रयोग किया गया था दोस्तों, सबसे पहले वर्ष की बात करें तो 1964 से 1975। और किसका प्रयोग किया गया था आपका, आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर बात करें स्टोरेज के रूप में, स्टोरेज के रूप में आपकी मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क आई थी दोस्त, मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क आई थी दोस्त। और भाषा की बात करें तो दोस्तों आपकी उच्च स्तरीय उन्नत भाषा थी, उन्नत भाषा सी और सी प्लस प्लस। और एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो IBM 360 सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चतुर्थ पीढ़ी की बात करते दोस्त, कब आई थी, 1975 से 1989। और दोस्तों इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया था, माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया था तकनीक के रूप में। और दोस्तों SSD आ गई थी दोस्तों, क्या गई थी, SSD या ऑप्टिकल डिस्क। और बात करें भाषा, और भाषा नहीं थी इसके अंदर। और एग्जाम्पल के रूप में बात करें क्रेजेट या डेक 10। पंचम पीढ़ी वर्तमान की बात कर लेते हैं दोस्त, पंचम पीढ़ी की बात करें तो याद करो दोस्तों, पंचम पीढ़ी यानी वर्तमान 1989 से अब तक चल रही है। और इसके अंदर दोस्तों आपके माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रयोग किया गया था, आपका प्रोसेसर। और यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्टिकल डिस्क। और आप सबने सुना होगा आपका क्लाउड स्टोरेज आ चुका है, आपका क्लाउड स्टोरेज। भाषा की बात करें सी, सी प्लस प्लस और जावा। और एग्जाम की बात करें, एग्जाम्पल की तो IBM लैपटॉप याद कर सकते हो दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये था आपका कंप्यूटर का विकास क्रम, जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर शामिल है, आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर शामिल है। यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले तो बात करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया आपका, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले सारे, टोटल 3 भाग की बात करें तो तीनों भाग देख लेना। देखो दो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर शामिल है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की बात करें दोस्तों तो ये तो थे दोस्तों आपके अनुप्रयोग के आधार पर। पहला भाग तो कौन सा था दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर। तो ये तो जगह पर यहाँ पर देख लो, भाग बांटा गया 3। पहला माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, 4 भागों में बांटा गया आकार के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये थे दोस्तों उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो तीसरा भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा, ठीक है। इन कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से भागों में, अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। फिर बात करें अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और सामान्य उद्देश्य के आधार पर बात करें तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य पर 2 भागों में बांटा गया। तो सारा का सारा वर्गीकरण यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रत्येक, मैंने एनालॉग से भी एक क्वेश्चन लिया है, डिजिटल से भी एक क्वेश्चन लिया है, हाइब्रिड से भी एक क्वेश्चन लिया है, माइक्रो से भी क्वेश्चन लिया है, मिनी से भी, मेन फ्रेम से, सुपर से, सारे कंप्यूटर से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आपके, देखो सीधे सीधे देखो, एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य कार्य किस प्रकार के डेटा पर होता है। ये क्वेश्चन आपके सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा सीधे कार्य करना किसका काम है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर कार्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल की बात की दोस्तों, जैसे आपका एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया आपका, ठीक है। घड़ियाँ हो गई अपनी, जो घड़ियाँ हम हाथ पर बांधते हैं वो घड़ियाँ हो गई दोस्तों। थर्मामीटर हो गया। तो कैसे है दोस्तों आपके, एनालॉग कंप्यूटर पर आधारित है, यानी भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर डेटा को किस आधार पर प्रोसेस करता है। ये डिजिटल कंप्यूटर है, वो डेटा को किस आधार पर प्रोसेस करता है, एनालॉग संकेतों के आधार पर या बाइनरी अंक 0 और 1 के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका।
भाई डिजिटल कंप्यूटर डेटा को किस आधार पर प्रोसेस करता है? बाइनरी अंक पूछे गए थे, क्या आपका 0 और 1, क्या आपके 0 और 1। और उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो आपके माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, तो देखो यहाँ पर हमने अनुप्रयोग के आधार पर तीनों कंप्यूटरों के बारे में देखा और तीनों कंप्यूटरों से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाया गया दोस्तों। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया होता है? आपका केवल गणना में, चिकित्सा क्षेत्र और पेट्रोल पंप मशीनों में, केवल शिक्षा क्षेत्र में, केवल मौसम विज्ञान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिकित्सा क्षेत्र और पेट्रोल पंप की मशीनों में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आपका एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का समावेश होता है। इसके अंदर बात करें एनालॉग प्लस आपका डिजिटल, दोनों का क्या होता है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर समावेश होता है। इसका प्रमुख प्रयोग किया जाता है आपका चिकित्सा क्षेत्र और पेट्रोल पंप की मशीनों के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा था हमने? 4 भागों में। तो अब देखो सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन से भाई? डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और पीडीएफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटे कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम लैपटॉप कब आया था दोस्तों? आपका विश्व का प्रथम लैपटॉप, विश्व के प्रथम लैपटॉप की बात करें तो 1981 में आया था। कौन सा आया था दोस्तों? इपिसन, ठीक है, द्वारा विकसित किया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर की विशेषता क्या है? मिनी कंप्यूटर की विशेषता बताओ भाई। इसमें केवल एक सीपीयू होता है और केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, सही क्या? नहीं दोस्त, इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर में क्या होते हैं दोस्तों? विशेषता याद कर लेना यहाँ पर, इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं और एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उदाहरण यानी एग्जाम्पल की बात करें, इसका प्रयोग किसमें होता है दोस्त, या उपयोग की बात करें तो होता है दोस्तों जैसे आपके बड़े कार्यालयों के अंदर, बैंक के अंदर, यानी एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था दोस्त? यहाँ बताना चाहूँ मैं आपका पहला मिनी कंप्यूटर, तो वो कौन सा था दोस्तों? आपका PDP-8। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग प्राय कहाँ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्राय उपयोग कहाँ पर किया जाता है? छोटे घरों में? नहीं दोस्त, रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों एवं बड़े व्यवसाय संगठनों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें दोस्त, तो जैसे आपका IBM 4300, IBM 4381 और आपका वेक्स 8842। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और दोस्तों यहाँ पे याद करना, प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था आपका? प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा था आपका? इनिक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग प्राय किया जाता है रेलवे, आरक्षण में, बीमा कंपनियों में, अनुसंधान में संस्थानों में एवं बड़े व्यवसाय संगठनों में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुकलेट देखते रहना दोस्तों, साथ साथ एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहाँ से डेट 2022 में भी पूछा गया था दोस्त। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है और कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये हमें बताना है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड पूछा जाता है भाई, फुल फॉर्म भी।
और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था दोस्तों, आपका परम 8000 ही था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बाकी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट कथन क्या बनते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं दोस्तों यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, यहाँ पर याद करो सुपर कंप्यूटर के जनक। सुपर कंप्यूटर के जनक थे दोस्तों आपके सेमूर करे। कौन थे आपके, सेमूर करे थे। याद करो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन आपके, सेमूर करे। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जनक की बात करें तो वो कौन थे आपके, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका दोस्तों, क्रेपस्ट। क्रेपस्ट कब बना था दोस्तों, 1976 के अंदर। ठीक है, और भारत का कौन सा था दोस्तों आपके, भारत की बात करें तो आपका परम 8000। ठीक है, कब आया था दोस्तों, 1991 के अंदर। ठीक है, साथ साथ याद कर रहा हूँ। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो सबसे पहले बात करें विश्व के अंदर बात करें तो कौन सा दोस्तों आपका, ईएल कैप्टन है दोस्तों, जो अमेरिका के पास है, यूएसए के पास है। और भारत की बात करें दोस्त, एरावत, ये 2022 में पूछा गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों आपका, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा आपका, एरावत। ये 2022 में क्वेश्चन आया था। देखो सारे के सारे साथ साथ ही करवा रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों अपना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो, भारत के संदर्भ में पूछ लिया, परम 8000 सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था और कब। तो हमने बताया कि परम का विकास होता है 1991 के अंदर। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, आपका सी डेक द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 में किया गया था दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है और इसकी गति कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन अभी 2025 के अंदर। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है और इसकी गति कितनी है। कृषि अनुसंधान में 5.5 पेटाफ्लॉप्स, मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में 6.8 पेटाफ्लॉप्स, शिक्षा संस्थान 4.2 पेटाफ्लॉप्स, रक्षा अनुसंधान 7.0 पेटाफ्लॉप्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी गति होती है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान के अंदर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, आपका प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत किस संस्था द्वारा विकसित किया गया और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो एरावत है। ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 में पूछा गया था आपका, लेकिन देखो उसके भी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत का किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है। इसरो द्वारा 1000 टेराफ्लॉप्स, सी डेक द्वारा 13170 टेराफ्लॉप्स, डीआरडीओ द्वारा 12000 टेराफ्लॉप्स, आईआईटी मुंबई द्वारा 15000 टेराफ्लॉप्स। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, सी डेक द्वारा विकसित किया गया था। परम 8000 भी किसके द्वारा विकसित किया गया था, सी डेक द्वारा। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी किसके द्वारा विकसित किया गया आपका, एरावत, वो भी सी डेक द्वारा ही विकसित किया गया। कितनी इकाई है इसकी, क्षमता कितनी है प्रोसेसिंग, 13170 टेराफ्लॉप्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन कौन से उपकरण कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर पूछे जाते हैं कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट
डिवाइस कौन कौन से, तो देखो दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन की बात करें तो ये सारे के सारे कैसे आपके इनपुट डिवाइस है दोस्त, कैसे आपके इनपुट डिवाइस से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनपुट डिवाइस की बात करें तो जॉयस्टिक आ जाता है आपका, कौन सा जाता है आपका जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर आ गया, कैमरा आ गया आपका, ठीक है। लाइट पेन आ जाता है आपका, लाइट पेन भी, ठीक है। टच पैड भी इनपुट डिवाइस है दोस्त, सीधा सीधा पूछा जाता है। OCR भी क्या आपका इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, ये कैसे दोस्तों आउटपुट डिवाइस, ये भी याद कर लो आउटपुट डिवाइस, ये भी याद कर लो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर, स्पीकर। CPU, LU और मेमोरी की बात करें तो दोस्तों ये आपके CPU के प्रकार है वैसे देखें तो, ऑप्टिकल डिस्क और क्लाउड स्टोर, ये कैसे आपके दोस्तों स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। केवल एक कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं दोस्त, केवल एक कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है, कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से जोड़ने की व्यवस्था क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा था दोस्त, यहाँ पर याद कर लो, विश्व का प्रथम नेटवर्क की बात करें तो वो कौन सा था दोस्त, ARPANET। लीड 2022 में पूछा गया था, ये भी सारे क्वेश्चन करवा लो, लीड 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था, यही क्वेश्चन था दोस्त आपका, ARPANET। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेन की बात करें दोस्त आपके मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वान की बात करें दोस्तों आपके तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म पूछी गई थी लेवल 1 के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पान यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्सनल नेटवर्क एरिया नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, पेन का बात करें पूरे शहर को कंप्यूटर से जोड़ना नहीं दोस्त, एक व्यक्ति द्वारा अपनी पर्सनल डिवाइस को जोड़ना ही पर्सनल एरिया नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, लेन की बात करें लोकल एरिया नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है, किस प्रकार का नेटवर्क है भाई आपका, एक व्यक्ति का नेटवर्क, तो एक व्यक्ति का नेटवर्क तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका पेन हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय नेटवर्क जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, स्थानीय नेटवर्क जो आपका सीमित भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। वॉन की बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें का एक उदाहरण है ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट, केबल टीवी, बताओ भाई। तो देखो ब्लूटूथ की बात करें तो ये तो आपका पेन का एग्जांपल है, ठीक है। वाईफाई की बात करें दोस्तों आपका लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, तो मैं साथ साथ ही लिख देता तो वापस ही रहता। तो देखो यहाँ पर देखो एग्जांपल की बात करें तो क्या जगह आपका वाईफाई, ठीक है, याद आ गया मुझे। पेन की बात करें तो जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें तो ब्लूटूथ, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हो गया अभी। इंटरनेट या केबल टीवी नेटवर्क, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केबल टीवी नेटवर्क की बात करें तो ये दोस्तों आपके मेन का है, किसका एग्जांपल आपका मेन का, यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जैसे आपका सेलुलर फोन भी आ सकता है आपका एग्जांपल के रूप में, सेलुलर फोन नेटवर्क भी आ सकता है। तो सारे के सारे एक साथ ही आपको एक ही एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे एग्जांपल समझा दिए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ गया आपका मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क किसके लिए उपयोग होता है, केवल एक व्यक्ति के डिवाइस को जोड़ने के लिए नहीं दोस्त, इसके लिए आपका उपयोग होता है दोस्तों आपका PN का, ठीक है।
एक शहर के भीतर विभिन्न डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। किसका? इंटरनेट का। ये दोस्तों ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए रेखीय या बस टोपोलॉजी की विशेषता क्या है? रेखीय या बस टोपोलॉजी की विशेषता क्या है? सभी डिवाइस को एक लाइन केबल से जोड़ा जाता है और किसी एक कंप्यूटर को खराब होने पर नेटवर्क काम करता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय या बस टोपोलॉजी की विशेषता की बात करें तो सभी डिवाइस को एक लाइन केबल से जोड़ा जाता है और किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर नेटवर्क काम करता रहता है। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ताकार या रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्त? तो इसके अंदर क्या होता है? सभी डिवाइस एक लाइन से जुड़े होते हैं? नहीं दोस्त, सभी डिवाइस एक लाइन से आपके नेटवर्क में जुड़े होते हैं। कौन से टोपोलॉजी के अंदर जुड़े होते हैं दोस्तों? आपके रेखीय टोपोलॉजी। रेखीय या बस टोपोलॉजी हो जाएगी या तो, ठीक है। हमें पूछा है कि वर्ताकार है रिंग टोपोलॉजी, तो डिवाइस एक वलय में जुड़े होते हैं और एक कंप्यूटर के काम नहीं करने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया रीट 2022 के अंदर, ठीक है। डिवाइस एक वलय में जुड़े होते हैं और एक कंप्यूटर के काम नहीं करने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी तारा टोपोलॉजी की बात करें में किस डिवाइस के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एक सामान्य डिवाइस, हब या केंद्रीय कंप्यूटर, किसी भी अंत डिवाइस, सभी डिवाइस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा हब या केंद्रीय कंप्यूटर। अब देखो जब हमने आईसीटी की थी तो सारे में डायग्राम से आपको याद करवाए थे, डायग्राम बना के भाई इस प्रकार से केंद्रीय होता है आपका कंप्यूटर, इस प्रकार से होता है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो आईसीटी के अंदर ये हमारा रिविजन चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। जैसा कि हमारे इस बुकलेट के अंदर दिया हुआ है, जीएसटी बुकलेट के अंदर वैसे का वैसा सारा यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कवर करवाया जा रहा है। एक टू पॉइंट और एक भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ी हमने जो आपकी बुकलेट के अंदर है दोस्तों, और हमने आपको यहाँ पर नहीं करवाई है। टोटल लाइन करवाई है, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से कि यहाँ से इस प्रकार का एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वृक्ष या टी टोपोलॉजी किसके लिए जानी जाती है? केवल एक लाइन नेटवर्क के लिए? नहीं दोस्त, बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन और पदानुक्रम में नेटवर्क जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपका वृक्ष या ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ग्राफ या मेश टोपोलॉजी। ग्राफ या मेश यानी जाल, जाल की बात करते हैं। मेश यानी क्या होता है दोस्तों? आपका जाल होता है। ग्राफ या मेश टोपोलॉजी या जाल टोपोलॉजी का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? लैन में होता है, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क में होता है, केवल ऑफिस में होता है, केवल स्कूल नेटवर्क में होता है। तो दोस्तों आपके इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के अंदर होता है इसका उपयोग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी किस प्रकार की होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी किस प्रकार की होती है? केवल बस टोपोलॉजी, केवल स्टार टोपोलॉजी, या दो से अधिक टोपोलॉजी का संयोजन क्या कहलाता है दोस्तों? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? कमजोर संकेतों को बढ़ाना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, नेटवर्क में डेटा को परिष्कृत करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, पुनरावर्तक किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? पुनरावर्तक यानी रिपीटर किस कार्य के लिए किया जाता है उपयोग? नेटवर्क को जोड़ने के लिए, संकेतों को परिष्कृत करने के लिए, कमजोर संकेतों को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों आपके पुनरावर्तक यानी रिपीटर का प्रयोग किया जाता है एम्पलीफाई के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। किसका उपयोग किया जाता है? एम्पलीफाई। ये शब्द लिखा हुआ आया था दोस्त ऑप्शन के अंदर, सिर्फ एम्पलीफाई यानी कमजोर संकेतों को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्त? कंप्यूटर संकेत बढ़ाने के लिए या दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए। तो ब्रिज यानी एक पुल हो गया, तो पुल का काम क्या होता है दोस्तों? दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, राउटर और ब्रिज में मुख्य अंतर क्या है? राउटर और ब्रिज में मुख्य अंतर क्या है?
राउटर संकेतों को पुरस्कृत करके आगे भेजता है और ब्रिज केवल मार्ग उपलब्ध कराता है। ब्रिज संकेतों को पुरस्कृत करता है, राउटर केवल मार्ग उपलब्ध कराता है। दोनों कार्य समान है, राउटर केवल कमजोर संकेत बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर संकेतों को पुरस्कृत करके आगे बढ़ाता है और ब्रिज क्या करता है, रास्ता देता है। संकेतों को पुरस्कृत करके आगे भेजता है और ब्रिज केवल मार्ग उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, गेटवे का उपयोग कब किया जाता है? केवल समान प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए या दो बिल्कुल भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपका गेटवे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया या कंप्यूटर चालू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य फाइल्स को रैम में लोड करने की प्रक्रिया, केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया या नेटवर्क को से जुड़ने की प्रक्रिया। तो बूटिंग क्या है दोस्तों, आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को चालू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम व मुख्य फाइल्स को रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मुख्य कार्य क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना नहीं, यह आपका कंप्यूटर के घटकों जैसे मेमोरी, कीबोर्ड और डिस्क ड्राइव का परीक्षण करना है किसका काम है दोस्तों, आपके पोस्ट का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम दोस्तों हार्डवेयर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे टोपोलॉजी क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं, विशेषताओं से एक लाइन के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन के माध्यम से सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी आज वाली कमेंट के अंदर जो बताना। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, फिर लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको रिवीजन फटाफट कर सके, वरना अपनी बुकलेट कंप्लीट नहीं होगी। तो कमेंट के अंदर जो बताना आपका रिवीजन कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे तो रिवीजन इसलिए थोड़ा डिटेल से इसलिए करा रहा हूँ ताकि रिवीजन आपका बेटर हो सके, ठीक है। पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जब हम एमसीक्यू एनालिसिस करें तो एक ही चीज़ को पढ़ लेते हैं ताकि हम जब वीडियो देखें तो वीडियो के माध्यम से हम बुकलेट भी पढ़े। यदि बुकलेट समझ में नहीं आ रही कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, तो क्वेश्चनों के माध्यम से उस बुकलेट को कवर किया जा सकता है, ठीक है, यानी शॉर्ट तरीके से रिवीजन किया जा सकता है। तो आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथ साथ मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, जीएसटी अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। साथ साथ जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू भी दोस्तों यहाँ पर हम टेलीग्राम के ऊपर डाल रहे हैं। आप स्पीड के अंदर भी क्लास देख सकते हो प्राइम के बाद, क्योंकि प्राइम में इसलिए चलाता हूँ ताकि ऐड का सामना न करना पड़े आपको। फिर आप स्पीड में भी देख सकते हो। यदि आप स्पीड से नहीं देख पा रहे हो तो आप एमसीक्यू की पीडीएफ की बात करें, टेलीग्राम के ऊपर मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर अपने पीडीएफ के माध्यम से आप कवर कर सकते हो। एक बार क्वेश्चनों को जरूर देखना, क्वेश्चनों के माध्यम से सिलेबस अपना अच्छा कवर होता है और हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कल हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ हो सकता है आईसीटी को हम कल कंप्लीट कर दें एमसीक्यू के माध्यम से 2-2.5 घंटे क्लास के माध्यम से, ठीक है। ये एक अपना लक्ष्य रहेगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।